किस तरह से देखते हैं ये यूजीसी बिल जो लाए हैं जिसके खिलाफ लगातार विरोध के स्वर उठ रहे हैं पूरे देश भर में। जो यूजीसी बिल लाया गया है वो सवर्णों का दमन और शमन करने के लिए गया है। एक बात चलती है कि बीजेपी जो है वो सवर्ण समाज को साथ लेकर चलती है। ये जो आधार बीजेपी लेके चली थी, जिस आधार पर शासन में आई, वो आधार से बीजेपी भटक चुकी है। बीजेपी अब सिर्फ वोट की राजनीति के शिकार हो चुकी है। आपका क्या रुख रहेगा अगर ये वापस नहीं जाता है या सरकार इस पर कोई कड़े कदम नहीं उठाती तो? हम सवर्ण जाति जो है, सामान्य वर्ग जो है, इसकी लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम इसको किसी भी कीमत पर राष्ट्र हित में, अपने सवर्णों के हित में, अपनी प्रतिभाओं के हित में सहन नहीं करेंगे। शंकराचार्य जी हैं, उनको लेकर भी वहाँ का जो प्रयागराज का जो प्रशासन है उन्होंने शंकराचार्य मानने से ही मना कर दिया। साधु संत समाज, उन जितने अखाड़े हैं, उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि इस समय उनका साथ दें, सनातन का साथ दें। ऐसा ना करें कि राजनीतिक दलों में बढ़ जाएं और आप राजनीति के शिकार होकर उनके विरुद्ध जाएं। अखिलेश यादव पूर्ण रूप से समर्थन में नजर आ रहे हैं अभी मुक्तेश्वर आनंद जी के। बीजेपी जब सत्ता में आती है तो वो इतनी अभिमानी हो गई कि उसने साधु संतों, ईश्वर का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। ये तो शंकराचार्य जी का अपमान है। पूरे देश में यूजीसी बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार इस पर बहस छिड़ी हुई है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए एडवोकेट अनिल मिश्रा जी मौजूद हैं। मिश्रा जी, पहले तो आपका स्वागत है द प्रेस हिंदी में। किस तरह से देखते हैं ये यूजीसी बिल जो लाए हैं जिसके खिलाफ लगातार विरोध के स्वर उठ रहे हैं पूरे देश भर में? अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो ये यूजीसी बिल लाया गया है वो सवर्णों का दमन और शमन करने के लिए गया है। सवर्ण को कहें तो सामान्य कहते थे अभी तक, जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी का दमन और शमन करने लाया गया है, क्योंकि जब बच्चा पढ़ने जाएगा कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाएगा तो उसको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में भी अंडरटेकिंग देगा, वो प्रीवियस अपने रिकॉर्ड भी लिखेगा और हर साल, हर सेमेस्टर के बाद ये रिन्यू होगा कि आपने कोई अपराध किया, कोई कॉलेज में मतभेद हुए, कॉलेज में आपने किसी से जात बिरादरी की बात की, बहुत सारी चीज़ें। तो कहने का आशय ये है कि बच्चा जब ये मानसिकता लेके जाएगा कि मैं एक अपराधी हूँ और घोषित हो ही जाऊँगा, तो निश्चित बात है कि वो ना तो प्रतिभाशाली छात्र बन सकता है, उसकी मानसिकता हमेशा इसी में लगी रहेगी कि वो शिक्षा कैसे ग्रहण कर पाए कि इन परिस्थितियों में जहाँ उसके विरुद्ध लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ हो, क्योंकि इस समय 75% लोगों को एक तरफ कर दिया गया है और 25% एक तरफ। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी या अन्य दल, उनकी मानसिकता ये है कि किसी भी तरह से जो सवर्ण है, जो सामान्य कैटेगरी है, उसको इस लायक बना दिया जाए कि 75% वोटों की खातिर हम तो शासन करते रहेंगे, लेकिन 25% को इतना पतन कर दिया जाए, दमन कर दिया जाए। देश का हित और राष्ट्र का हित कभी नहीं सोच रहे वो लोग। प्रतिभाओं का जब दमन और शमन होगा तो निश्चित है राष्ट्र का हित नहीं होगा, राष्ट्र भी पतन में जाएगा। ये ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है, जिस तरह से आंदोलन चल रहे हैं और वो उग्रतर होते जा रहे हैं, कि शायद प्रतीत होता है कि ये मुद्दा अब बिना गृह युद्ध के नहीं निपटेगा। एक गृह युद्ध के मोड़ पे लाके इन राजनीतिक दलों ने कर दिया है। ये जो प्रक्रिया थी कांग्रेस के शासन में स्टार्ट हुई, 12 में हुआ, अभी भी इसके चेयरमैन जो थे कमेटी के, दिग्विजय सिंह थे कांग्रेस के लीडर, और मोदी सरकार ने इसे लागू किया। सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई पार्लियामेंट में, न राज्यसभा में, और बिल पे सभी राजनीतिक दलों की सहमति से ये लागू हुआ। तो राजनीतिक दलों का उद्देश्य मात्र ये है कि हमें अपनी सत्ताओं की खातिर, कुर्सियों की खातिर 75% वोट चाहिए, ना कि हमें 25% जनरल कैटेगरी का वोट चाहिए। देश, राष्ट्र हित उनकी तरफ से कहीं भी जाए, राष्ट्र पतन हो जाए, राष्ट्र कभी विकास हो ही नहीं पाए, राष्ट्र में प्रतिभाएं बचे न बचें, लेकिन हमें अपनी कुर्सी बचानी है। तो कहने का आशय ये है
कि अब जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाएंगे जो और जो कर रहे हैं, उनके ऊपर एक ऐसी तलवार लटका दी गई है कि वो तलवार कभी भी किसी भी समय गिर सकती है। अब तो ये भी हो सकता है, इसमें प्रतिभाएं केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं दमन होगा, इसमें प्रतिभाओं का गेम्स में भी दमन और शमन होगा। क्योंकि गेम्स में भी छात्र सपोज फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, इसी बात पे कि तुमने साहब एक बॉल ऐसी कर दी, वाइड निकल गई थी, इसी बात पे एक शिकायत हो जाती है, वो जानबूझ के ऐसा किया था, इसने मेरे पैर में जानबूझ के बॉल मार दी। इस बात की शिकायत के आधार पे भी खिलाड़ी भी नहीं निकलेंगे। तो आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं? आप देश को एक गृह युद्ध में झोंक रहे हैं। आज आपकी पोजीशन ये है कि आप इस बिल को, इस नोटिफिकेशन को, इस रेगुलेशन को वापस लेने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि 75% जो है वो एक तरफ कर दिया आपने और 25% जो है जनरल कैटेगरी वो एक तरफ कर दी। बल्कि एक और इसमें जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका पूरा स्टाफ मींस एमडी से लेके प्रोफेसर, लेक्चरर, चपरासी जो भी वहाँ पे वर्किंग में हैं, क्लर्क हैं, उन सब पे भी ये एप्लीकेबल होता है। ये ऐसी मान्यता नहीं है इसकी। उनके खिलाफ भी अगर कोई शिकायत करेगा बच्चा कि हमारे साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है, तो उस आधार पे उनकी शैक्षणिक संस्थाएं बंद होंगी, प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई होगी, चपरासी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो जब आपराधिक मानसिकता लेके बच्चे पढ़ने जाएंगे तो निश्चित ही इस देश का भी पतन होगा और साथ ही जितने सवर्ण हैं और जितने हमारे जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो प्रतिभाएं बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी और देश का विकास रुक जाएगा। सवाल ये भी है कि जिस तरह का तर्क दिया गया है, रोहित वेमुला का मामला हो या पायल तड़वी का मामला हो, इस तरह का तर्क दिया गया है इस बिल को लाने में, तो किस तरह से देखते हैं? ये तो अपवाद होते हैं जी ये सिर्फ अपवाद हैं। जी अपवादों के आधार पे सभी को एक समान ट्रीट नहीं किया जा सकता और इन मामलों में भी सच्चाई को छुपाया गया है और गलत चीज़ों को सामने रखा गया है, जिससे जो सामान्य वर्ग है, जो जनरल कैटेगरी है, जो सवर्ण है, उसको किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जाए। हमेशा प्रताड़ना दी गई। आप बताइए, जब संविधान इसमें ये प्रावधान नहीं है कि आप शैक्षणिक संस्थानों में, उच्च शिक्षा में कहाँ है प्रावधान? ना तो आर्टिकल 15 में, ना 16 में, तो कैसे आपने ये लागू कर दिया? संविधान तो इसको परमिट नहीं करता। ये संविधान के मौलिक अधिकारों की मंशा के विरुद्ध है, समानता के विरुद्ध है। समानता के लिए लाए हैं, समरसता के लिए लाए हैं आप, इसका उद्देश्य ही है। आपने तो समरसता को ख़त्म कर दिया। अब जात बिरादरियों में बट के स्टूडेंट पढ़ेंगे। मान लीजिए एक स्टूडेंट दूसरी बेंच पे बैठ जाता है और वो कहता है ये मुझसे दोस्ती नहीं कर रहा, तो इस आधार पे वो उसको स्कूल से, कॉलेज से निकाल देंगे, वो बाहर हो जाएगा पढ़ने के लिए। तो कहने का आशय सिर्फ यही है कि इस कानून को शीघ्र ख़त्म होना चाहिए और ये नियम जो बनाए गए हैं ये टोटल राष्ट्र के खिलाफ हैं, राष्ट्र के विपरीत हैं, राष्ट्र के पतन का कारण बनेंगे और इसी दिशा में जनरल कैटेगरी जो है वो अब शांत नहीं बैठेगी। आप अगर सोचते हैं कि आज आप बिल पास करके जो सवर्ण है, सामान्य वर्ग है, उसको दबा देंगे, कुचल देंगे, तो ये सोच गलत है। 25% बहुत हैं आपकी सत्ताओं में परिवर्तन करने के लिए और ऐसा शीघ्र होने जा रहा है। और मैं तो उन राजनीतिक प्रतिनिधियों, जो सांसद हैं, विधायक हैं, दल के सदस्य हैं, उनसे भी ये निवेदन करूंगा, अगर वो सामान्य वर्ग से हैं तो उन्हें कायदे से आज अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। एक नैतिकता के आधार पर देना चाहिए, राष्ट्र हित में देना चाहिए। ये कौन सा नियम है कि अगर आपका हेड कह रहा है तो आप उसका इलीगल तरह नीतियों का भी पालन करेंगे? कृपया करके, अगर आप में थोड़ी भी समरसता बनानी है, देश हित में कार्य करना है, सामान्य वर्ग को सुरक्षित करना है, तो तुरंत अपने पदों से इस्तीफा दें, चाहे वो मंत्री पद हो, चाहे विधायक हो और चाहे आपकी प्राथमिक सदस्यता हो राजनीतिक दलों की। आप देखिए दमन कैसा चल रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट जो यूपी में, बरेली में, उन्होंने रिज़ाइन किया कल,
तुरंत ही शाम तक उनका बंगला खाली करा दिया गया, तुरंत ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और उनका अटैचमेंट सस्पेंशन के दौरान कहीं और कर दिया गया। वो आज धरने पे बैठे हुए हैं, उनके साथ काफ़ी जनता भी बैठी हुई है। तो कहने का आशय बस यही बचा है कि अब सामान्य वर्ग को अगर जीना है तो अपने बलबूते पे जीना पड़ेगा। ऐसे राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों जो आपका साथ नहीं दे रहे, उनका हमें दमन और पतन करना पड़ेगा। आपके हाथ में ही ये शक्ति है, क्योंकि वी आर द मिडिल क्लास, एजुकेटेड क्लास। हम ही ब्रेन वॉश कर सकते हैं, हम ही वोट की राजनीति को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो राजनीतिक दलों को जवाब देने के लिए आप तैयार रहें। और अगर मान्यता ये है कि 25% कमज़ोर है, तो ये मान्यता अपने दिमाग से निकाल दें, चाहे वो राजनीतिक दल हों, चाहे वो उस कैटेगरी के लोग हों जिनके लिए ये लाया गया है। ये मानसिकता त्याग दें। 25% बहुत है सारी स्थितियों को संभालने के लिए। और इस आंदोलन को लगातार जो उग्र होता जा रहा है, ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं जब तक ये बिल समाप्त नहीं होगा अथवा सत्ताएं नहीं बदल जाएंगी। हम इस कानून को बदलेंगे। वैसे सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कॉग्निजेंस लिया है, क्योंकि ये टोटल आर्टिकल 14, 15, 16, 19 और 21 के खिलाफ है। ये तो हमारी लिबर्टी के खिलाफ है जो हमें संविधान ने प्रोवाइड किया। हम तो एक स्वतंत्र होकर पढ़ भी नहीं पाएंगे आज। किस मानसिकता को लेके जाएगा स्टूडेंट, आप सोचें। स्टूडेंट अपना हमेशा एक आपराधिक बोझ से पीड़ित रहेगा कि नहीं यार, ऐसा करने से मेरे को ऐसा ना हो जाए। तो इस कारण से अब सुप्रीम कोर्ट अगर इसको टर्न डाउन करता है तो निश्चित ही अब पार्लियामेंट में दोबारा ना आए, ये राजनीतिक दल ध्यान रखें। और वैसे तो स्वतः संज्ञान लेके पुनर्विचार में लेके मोदी जी को, अमित शाह जी को ये तुरंत ही निरस्त करना चाहिए और वापस लेना चाहिए। एक बात चलती है कि बीजेपी जो है वो सवर्ण समाज को साथ लेकर चलती है, लेकिन दो घटनाएं ऐसी हुई हैं, दो मामले ऐसे आए हैं जिससे विरोध के स्वर उठे हैं। चाहे यूजीसी बिल की बात करूं या शंकराचार्य जी जो हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके साथ जो घटना हुई, आप भी गए थे वहाँ पर, आप भी उनको समर्थन दिया। तो किस तरह से देखते हैं कि बीजेपी अगर इस तरह से करती है तो क्या मन में क्या कुछ ख्याल आता है? देखिए, जो आधार बीजेपी लेके चली थी, जिस आधार पर शासन में आई, वो आधार से बीजेपी भटक चुकी है। बीजेपी अब सिर्फ वोट की राजनीति के शिकार हो चुकी है। उन्हें अब ना सनातन से मतलब है और ना ही सवर्ण से मतलब है। उन्हें मतलब सिर्फ वोट से है, जिससे वो सत्ता में बने रहें। और उसी वोट की राजनीति की खातिर आज हमारा देश गृह युद्ध के किनारे पर ला चुके हैं वो। और ये युद्ध अगर इन किन्हीं भी दशाओं में हमारे सनातन को सुरक्षित नहीं किया जाता, हमारे सामान्य वर्ग को सुरक्षित नहीं किया जाता, देश की प्रतिभाओं को सुरक्षित नहीं किया जाता, देश के पतन को नहीं रोका जाता, तो उस दशा में ये गृह युद्ध अवश्यंभावी होगा, ये निश्चित है। वो इक्वलिटी की बात कहते हैं और इस बिल में जो कुछ उन्होंने ड्राफ्टिंग किया है, कोशिश की है इक्वलिटी की, उससे आप किस तरह समझते हैं, उसे किस तरह से लेते हैं? इससे तो इक्वलिटी, समानता कहीं भी आ ही नहीं सकती। जब जिस बिल को, जिस कानून को आप असमानता के आधार पे उस बच्चे की जड़ों में ला रहे हैं, उस बच्चे का जहाँ से उदय होना है वहाँ से ला रहे हैं, तो निश्चित ही असमानता, मतभेद, वैमनस्यता पैदा होगी, जो आज तक नहीं हुई। हमेशा कॉलेजेस में, उच्च शिक्षा में, यूनिवर्सिटीज़ में कभी ऐसे मामले देखने नहीं मिले हैं। आपने ये लाकर जात बिरादरियों में स्टूडेंटों को बांट दिया है, जो टोटल इलीगल है और कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। कुछ राजनेता भी आए हैं, बीजेपी के भीतर भी विरोध के सुर उठे। आपका क्या रुख रहेगा अगर ये वापस नहीं जाता है या सरकार इस पर कोई कड़े कदम नहीं उठाती तो? हम सवर्ण जाति जो है, सामान्य वर्ग जो है, इसकी लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम इसको किसी भी कीमत पर राष्ट्र हित में, अपने सवर्णों के हित में, अपनी प्रतिभाओं के हित में सहन नहीं करेंगे। और हमारी 100% कोशिश ये होगी और हम इसमें विजय प्राप्त करेंगे। हम इनकी सत्ताओं का पतन कर देंगे और दमन कर देंगे। किस तरह की रणनीति रहेगी, किस तरह का आंदोलन आप करेंगे? आंदोलन स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अभी जिस स्थिति में है काफ़ी उग्र हो चुका है, लेकिन अगर इसे उग्रतम
भी हमें आकार देना पड़ा तो वो हम देंगे। हम संसद भी घेरेंगे, हम सांसदों के, मंत्रियों के घर भी घेरेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपने इस कानून को लाके इस देश का, राष्ट्र का हित समाप्त कर दिया, राष्ट्र पतन की ओर जा रहा है, प्रतिमाएं पतन की ओर जा रही हैं। जो सामान्य वर्ग इस देश को सब कुछ देता है, देश जिसके आधार पर टिका हुआ है, उस सामान्य वर्ग को क्यों समाप्त किया जा रहा है, ये हमारा उनसे प्रश्न होगा। जो शंकराचार्य जी हैं उनको लेकर भी वहाँ का जो प्रयागराज का जो प्रशासन है उन्होंने शंकराचार्य मानने से ही मना कर दिया। आप जब वहाँ पहुँचे तो क्या कुछ चर्चा हुई और आपको कैसा लगा वो पूरा घटनाक्रम? शंकराचार्य जी के घटनाक्रम में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे सनातन में 8वीं शताब्दी से जब आदि शंकराचार्य हुए तो उनकी जो गद्दी है, शंकराचार्य जी को हरि विष्णु का अवतार माना गया है। हमारे उसमें जो शास्त्र हैं उनमें भी वर्णित थे, पुस्तकों में वर्णित है। हम उस दृष्टि से ही उस गद्दी को देखते हैं, हम व्यक्ति विशेष को नहीं देखते। मनुष्य, व्यक्ति विशेष कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हम हमेशा जिस तरह से एक राष्ट्रपति की सीट होती है, एक प्रधानमंत्री की है, एक जज की है, हम उस सीट की श्रद्धा करते हैं, उस सीट का आदर करते हैं, ना कि हम व्यक्ति विशेष का। अगर किसी ने शंकराचार्य जी उस पर बैठते हैं तो हम उन्हें भगवान स्वरूप ही स्वीकार करेंगे। हमारे वो आदि शंकराचार्य के उत्तराधिकारी हैं और उस धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा को सुरक्षित रख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र की भावना पैदा कर रहे हैं। इस कारण से मेरा मत है कि जो भी उनका विरोध करता है वो बिल्कुल नितांत गलत है। और मैं समस्त सनातनियों से, समस्त जो हमारे ये लोग हैं, साधु संत समाज, उन जितने अखाड़े हैं, उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि इस समय उनका साथ दें, सनातन का साथ दें। ऐसा ना करें कि राजनीतिक दलों में बढ़ जाएं और आप राजनीति के शिकार होकर उनके विरुद्ध जाएं। ये समय सनातन को स्थापित करने का है। जो राजनीतिक दल आपस में विभाजित कर रहे हैं, इसको बिल्कुल ना स्वीकारें और एक जगह खड़े होकर शंकराचार्य और सनातन की स्थापना करें। उमा भारती ने भी आज शंकराचार्य जी के समर्थन में एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन देखें तो बीजेपी के भीतर ही शंकराचार्य जी को कालनेमी जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए, उन्हें इस तरह की बातें कही गई। तो इसे किस तरह से देखते हैं? एक तरफ तो उमा भारती सपोर्ट कर रही हैं, उन्होंने प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए। तो ये पूरा घटनाक्रम आपको किस तरह से ले जाता है? आपको क्या इसका क्या दिखाई दे रहा है? इसके परिणाम क्या होंगे? इस पूरे घटनाक्रम में मेरे को ये दिखाई देता है कि जो मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, वो स्वयं एक बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और एक प्रसिद्ध, भारत में नहीं विश्व में प्रसिद्ध मठ के प्रमुख भी हैं। आध्यात्मिक व्यक्तित्व होने के बावजूद उनके द्वारा अगर ऐसे कृत्य को परमिशन दी गई जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है, बाल बटोक जो थे उनकी चोटियाँ खींची गईं, भक्त जो थे, श्रद्धालु जो थे, उन्हें मारा गया, उनके फॉलोअर्स को मारा पीटा गया। मैंने स्वयं देखा, कईयों के बहुत सारी चोटें दिखाई लोगों ने, उनको शंकराचार्य को अपमानित किया गया। तो ये ऐसा प्रतीत होता है इसके कारण कहीं ना कहीं राजनीति में समाहित हैं और देश की राजनीति में समाहित होने के कारण या तो केंद्र सरकार भी आज तक इस पर कुछ नहीं बोल पा रही और ना योगी जी कुछ बोल पा रहे। ये बड़े सरलतापूर्वक सॉल्व हो सकता था, गलती हो गई मान लिया। अब उसको बैठ के अगर शंकराचार्य से कोई माफ़ी मांग लेता है या माफ़ीनामा हो जाता है, उन्हें स्नान करा दिया जाता या उन्हें वो सम्मान दे दिया जाए, तो उससे कोई हमारा मान नहीं घटता, बल्कि हम बड़े हो जाएंगे। तो मैं यही एक निवेदन करूंगा कि इस कंट्रोवर्सी को योगी जी समाप्त करें। राजनीतिक रूप से अगर वो इस कंट्रोवर्सी को समाप्त करते हैं तो निश्चित ही सनातन उनके साथ खड़ा रहेगा और हम जैसे वो सनातन की धरोहर रखते हैं, जैसे इतना बड़ा मठ चलाते हैं, तो उसी प्रकार से हमेशा सनातनी उनके साथ रहेगा और उनके पीछे पीछे चलने को तैयार रहेगा। लेकिन एक तरफ प्रॉब्लम है कि सनातनी जो है वो ये सहन नहीं कर पाएगा कि उनके शंकराचार्य का किसी भी तरह से अपमान हो। जहाँ तक सवाल आता है
कि शंकराचार्य का अपमान करने से अगर राजनीतिक आपके उद्देश्य पूर्ण होते हैं तो उन उद्देश्यों में हम सनातनी बिल्कुल पूर्ण नहीं होने देंगे। निश्चित ही अगर हम सत्ताओं में ला सकते हैं आपको सत्ताओं में बिठा सकते हैं तो पतन करने का अधिकार भी हमारे हाथ में है और कर देंगे। एक और सवाल है कि रामभद्राचार्य वो भी बड़े संत हैं, उन्होंने भी जो शंकराचार्य जी हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उनको लेकर टीका टिप्पणी की, उसे किस नज़रिए से देखते हैं आप? मैंने अभी कहा ना कि हमारे संत समाज कथावाचक जो हैं उनका भी राजनीतिकरण कर दिया गया और सिर्फ राजनीति के उद्देश्य से किया गया, वोट बैंक की राजनीति से किया गया। अभी बहुत बड़ी यात्रा निकाली बागेश्वर धाम ने सनातन के नाम पे। आज वो सनातन धर्म कहाँ गया बागेश्वर धाम का? क्यों नहीं आवाज़ उठाते? रामभद्राचार्य भले ही उनका विरोधाभास व्यक्तिगत रूप से हो सकता है लेकिन शंकराचार्य पद से नहीं है, इसलिए उन्हें शंकराचार्य के खिलाफ या विरुद्ध कोई इस तरह का स्टेटमेंट जारी करने का अधिकार नहीं है। अब सवाल ये है कि सरकार ने उनसे नोटिस जारी करके पूछ लिया कि आप शंकराचार्य ये सिद्ध करें। शंकराचार्य को कोई सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार या अपॉइंट करने का अधिकार किसी अथॉरिटी को तो नहीं मिला, ना तो प्रधानमंत्री पे, ना मुख्यमंत्री पे, और ना होम मिनिस्ट्री पे, और ना हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे। शंकराचार्य को सहर्ष रूप से हमने स्वीकार किया और उनके जो गुरुदेव थे स्वर्गीय 1008 स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य जी, उनके द्वारा पूर्व से ही उत्तराधिकारी बनाया गया और वो इस योग पूर्व से ही थे। तो इस कारण से उनके फॉलोअर्स ने शंकराचार्य स्वीकार किया है। कुछ लोग अगर इसका विरोध करते हैं तो वो नितांत गलत है और मैं उनसे भी कहूँगा कि सनातन की रक्षा करने के लिए सब लोग एक मत हों और उनका सम्मान करें। हम सम्मान उस पद का कर रहे हैं जो शंकराचार्य है, हम किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो कहने का आशय बस यही है कि योगी जी से भी मैं कहूँगा कि इस कठिन समय में सनातन की रक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, दृष्टि से कम इस विरोधाभास को समाप्त करें। और अगर आपका कोई इसमें और प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। सवाल ये है कि अखिलेश यादव पूर्ण रूप से समर्थन में नज़र आ रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के, तो उसे किस तरह से देखते हैं? उन्होंने पूरा समर्थन दिया और उनके पक्ष में स्टेटमेंट भी दिए। देखिए, आने वाले समय में अगले साल यूपी में चुनाव है जी तो अभी सनातन के ऊपर भी नेतागिरी चल रही है जी राजनीति चल रही है। जी कोई पक्ष साध रहा है शंकराचार्य जी का, कोई विपक्ष में जा रहा है। तो मैं इन सभी से निवेदन करूंगा कम से कम सनातन को या हिंदू धर्म को या अध्यात्म को राजनीति का अखाड़ा मत बनाएं। कृपा करके सनातन की जड़ों को न खोदें क्योंकि सनातन अनादि से चला आ रहा है और अनंत है। सनातन की जड़ें बहुत बार कोशिश की गई खोदने की लेकिन कोई नहीं खोद पाया। जिसने भी कोशिश की उसका पतन हुआ है, वो बिल्कुल गर्त में गया है और पाताल में लग गया है। तो कृपा करें मोदी जी, उनसे भी कहूँगा, अमित शाह जी से भी कहूँगा और मैं कहूँगा योगी जी महाराज, जिनका मैं स्वयं सम्मान करता हूँ उस भगवे के कारण, कि कृपा करके इस कंट्रोवर्सी को, इस कठिन समय को शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर दें। कहीं कोई मान सम्मान का विषय नहीं है, आपका सम्मान आपकी जगह स्थापित रहेगा और शंकराचार्य जी का शंकराचार्य जी की रहेगा। इन दोनों घटनाक्रम ने आपको कितना चौंकाया? आपको ये उम्मीद थी कि बीजेपी ऐसा करेगी? मुझे तो आश्चर्य हुआ कि जो सनातन के नाम पे, जो हिंदूवादी नाम पे, हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो बीजेपी सत्ता में आई, जो बीजेपी कभी 2 सीट ग्वालियर से, एक ग्वालियर की होती थी सीट इसमें चलती थी, वो बीजेपी जब सत्ता में आती है तो वो इतनी अभिमानी हो गई कि उसने साधु संतों, ईश्वर का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। ये तो शंकराचार्य जी का अपमान है। हमारे प्रधानमंत्री तो हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, वो पतंग उड़ा रहे हैं, राम जी का अपमान कर रहे हैं, वो उंगली से रामचंद्र जी को चला रहे हैं। और आगे चलें तो भागवत साहब हमारे क्या कर रहे हैं? वो हमारे देवी देवताओं की जातों का निर्धारण कर रहे हैं। उनने हनुमान जी को शूद्र बताया, उनने परशुराम जी को बढ़ई बता दिया। तो ये बीजेपी आरएसएस की मानसिकता कहाँ जा रही है? जिस आधार को लेके आप आए थे, जिस राम मंदिर को लेके हमेशा राजनीति किया आपने, आप उसी के विरुद्ध जा रहे हैं। सनातन माफ़ नहीं करेगा।
एक बार मनुष्य माफ़ कर देगा, लेकिन सनातन वो धरोहर है कि जो सीधा पाताल में लगाती है और शीघ्र शीघ्र पतन का कारण बनती है। मोदी जी इतने अभिमान में मत रहें। योगी जी, आप आध्यात्मिक बहुत बड़े केंद्र मठ के मालिक हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है और आपने बहुत कुछ सिखाया है लोगों को। कृपा करके आप सनातन की रक्षा करें और इस कंट्रोवर्सी को तुरंत शीघ्र ही समाप्त करें। जी, तो देखिए ये थे हमारे साथ एडवोकेट अनिल मिश्रा साहब, जिन्होंने तमाम सवाल खड़े किए बीजेपी पर और यूजीसी को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी और उन्होंने इसे सवर्ण विरोधी बताया। और जहाँ तक बात है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी की, उनको लेकर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरह से अपमान हुआ है, इस पर अगर माफ़ी मांग ली जाए और इस पूरी कंट्रोवर्सी को समाप्त कर दिया जाए तो इसमें हर्ज ही क्या। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सिंह, द प्रेस हिंदी के लिए।